डियर स्टूडेंट, आज हम 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस प्रैक्टिकल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली का अब मैं जो लेक्चर अपलोड करूं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का मेरा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कीमियाई तवाज़ुन। इसके अंदर जो टॉपिक्स शामिल हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। जब किसी रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उस रिएक्शन के रिवर्स रेट के बराबर हो जाए और उस रिएक्शन के मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, तो ऐसी हालत को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं या केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी इट इज अ स्टेट in which rate of forward reaction will become equal to the rate of reverse reaction and the concentration of reactants and products will remain constant is called chemical equilibrium or chemical equilibrium state। अब सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। जब दो या दो से ज्यादा अशिया आपस में इस तरह मिले कि उनसे कोई नई चीज बन जाए तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब जो केमिकल रिएक्शन में चीजें हिस्सा लेती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और उसके नतीजे में जो चीजें बनती हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन की एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास H2 है यानी हाइड्रोजन गैस है। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ उसके नतीजे में पानी बनता है यानी H2O। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट गैसियस फॉर्म है, ऑक्सीजन भी गैसी हालत में है और इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से बनने वाला जो पानी है ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। फिजिकल स्टेट का आपको पता होना चाहिए। जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके नीचे हमने फिजिकल स्टेट शो करनी होती है कि वो जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो किस हालत में है, सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में है। अगर तो वो सॉलिड यानी ठोस हालत में है तो हम उसके लिए S उसके नीचे छोटा सा लिखते हैं और अगर लिक्विड फॉर्म में है यानी माया की हालत में है फिर L लिखते हैं और अगर गैस की हालत में है तो फिर हम उसे छोटा G उसके नीचे लिखते हैं। तो ये मेरे पास जो दोनों रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसी हालत में है, इसलिए मैंने छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है स्मॉल g लेटर और ये जो प्रोडक्ट वाटर बना है इसके नीचे स्मॉल l लिखा है। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो ही तरह की तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, या फिजिकल चेंज यानी तबई तब्दीली होती है या केमिकल चेंज यानी कीमियाई तब्दीली होती है। फिजिकल चेंज में अशिया अपनी ज़हरी शक्ल सूरत तब्दील करती है लेकिन अपनी कीमियाई साख्त तब्दील नहीं करती। मसलन बर्फ को गर्म करें तो पानी बन जाता है, पानी को गर्म करें तो भाप यानी वेपर बनते हैं। अब भाप यानी वेपर को ठंडा करें तो उससे दोबारा पानी बन जाता है, पानी को दोबारा फ्रीज करें तो वो बर्फ में तब्दील हो जाता है। इन तीनों फॉर्म में आप देखें फार्मूला H2O ही है, चाहे वो पानी है, बर्फ है या भाप है। यानी कि अपनी फिजिकल स्टेट इसने चेंज की है लेकिन H2O किसी और कंपाउंड में चेंज नहीं हुआ। इसको हम फिजिकल चेंज यानी तबई हालत कहते हैं। दूसरी कीमियाई तब्दीली होती है जिसमें अशिया अपनी तबई हालत के साथ साथ अपनी कीमियाई साख्त भी तब्दील करते हैं। मसलन आप खुराक खाते हैं जिस समय जाके ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, डाइजेशन का शिकार होती है, डाइजेस्ट होने के बाद किसी और प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है जो कि वापस अपनी असली हालत में नहीं आ सकती। इसी तरह अगर हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो उसके नतीजे में पानी बना है। अब पानी दोबारा वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तब्दील नहीं होगा
तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें दो या दो से ज्यादा अशिया आपस में मिले और मिलने के बाद उसके नतीजे में कोई नई चीज बने, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन में जो चीजें हिस्सा ले रही हैं, ये अगर आप गौर से देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैस हिस्सा ले रही है, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स यानी मुतामलात। रिएक्टेंट्स यानी मुतामलात। और रिएक्टेंट के नतीजे में जो नई चीज बनी है वो है पानी H2O। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स यानी हासिलात। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पर हम एरो लगाते हैं। एरो की जो डायरेक्शन है वो हमें बताती है कि साइड पे प्रोडक्ट है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट है। तो जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम उसे बैलेंस भी करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन के दो आइटम है, यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन के दो है, यहाँ ऑक्सीजन का एक है। तो इस साइड ऑक्सीजन के दो आइटम लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, शुरू में दो लगा दूंगा। इस तरीके से ऑक्सीजन के दो आइटम हो गए। अब हाइड्रोजन के दो को दो से ज़रब दे तो चार बनते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो आइटम है तो मैं शुरू में क्या करूंगा, दो लगाऊंगा। इस तरीके से हाइड्रोजन के भी क्या हो गए, चार आइटम हो गए हैं। इन्हें हम कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि जब 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में 2 मोल पानी बनता है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं ये मैंने बता दिया कि वो अशिया जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और वो अशिया जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनती है उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। उसके बाद है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एग्जांपल है वो हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना है। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये दोनों जब मिलते हैं इन्हें हम हीट करते हैं, ये डेल्टा के साइन से शो करते हैं हीट को, तो उसके नतीजे में बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड HI। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये दो आइटम है, इधर भी दो है, तो मैं क्या करूंगा, शुरू में दो लगाऊंगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो ये मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल है। उसके बाद है रिवर्स रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट टूटकर दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी हाइड्रोजन आयोडाइड HI, इसको जब मैं हीट करूंगा तो ये दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको बैलेंस करते हैं। ये हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी फिजिकल स्टेट और कलर क्या है। हाइड्रोजन बेरंग गैस होती है, आयोडीन का पर्पल यानी जामुनी कलर होता है। जब इन दोनों के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बना था तो ये कलरलेस था, यानी कि इसका कलर जो था हमारे पास आयोडीन का वो पर्पल था। जब पर्पल कलर से हाइड्रोजन आयोडाइड इसका जो कि कलरलेस गैस है, तो इसका मतलब है रिएक्शन हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन था। अब दोबारा है यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस गैस है, इसको जब हमने हीट किया तो उससे हाइड्रोजन गैस बनी और आयोडीन के वेपर बने, तो दोबारा पर्पल कलर जाहिर हुआ, जिससे साबित हुआ कि यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन हुआ है, यानी कि कलरलेस कंपाउंड से एक कलर्ड गैस आयोडीन बनी है। आयोडीन के वेपर जो है वहां से पता चला कि हाइड्रोजन आयोडाइड टूट चुका है हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन के अंदर। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि नाम से जाहिर है ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट के दोबारा मिलने से रिएक्टेंट बने, और ये रिएक्शन दोनों शिफ्टों में होता है, इसलिए इसे हम डबल एरो से जाहिर करते हैं। इसी को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। इसी एग्जांपल को मेरे पास हाइड्रोजन है, इसके अंदर जब मैं आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन कराऊंगा तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा जो कि कलरलेस गैस है। जब ये दोबारा ब्रेक होगी तो उसके नतीजे में टूटेगी, तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा बनेगी। तो इसको मैंने डबल एरो से जाहिर किया है। बैलेंस करने के लिए दो आइटम, दो इधर है, इधर एक है, तो मैं क्या करूंगा, शुरू में दो लगाऊंगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो अगर आप गौर करें
तो ये जो पहला स्टेप है जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर मैंने किया है, दो चीजें मिली और एक नई चीज बनी है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, जिसमें दो अशिया मिलके कोई नई चीज बनाए। और दूसरा स्टेप देखें, रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन का बनना है, इसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड गर्म करने पे टूटकर डीकंपोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हुआ है। तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बना है और इस पे दोबारा रिएक्ट करने से हाइड्रोजन और आयोडीन बन रही है। ये रिएक्शन होगा रिवर्सिबल, जो कि दोनों सिमतों यानी डायरेक्शन में वकूफ़ हो रहा है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर भी दो स्टेट आती हैं। एक वो स्टेट आती है जिसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है, लेकिन रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ता। इस हालत को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी हालत होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, लेकिन सिमत मुखालिफ होती है। तो उस वक्त हम कहते हैं ये जो रिएक्शन है वो इस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में ही ऐसा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स ना हो, जिसमें रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट दोबारा टूटकर वापस रिएक्टेंट में तब्दील ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है जी, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नतीजे में वाटर बनता है। तो ये मेरे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। ये दोबारा वाटर डीकंपोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील नहीं होता। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के अलावा। जीडीए स्टूडेंट, अब हम एक और एग्जांपल की मदद से इस प्रोसेस को समझते हैं। मेरे पास है इस वक्त कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जब मैं रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाता हूं तो उसके नतीजे में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है जिसमें दो अशिया मिलके एक नई चीज बना रही है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को अब मैं डिकम्पोज करता हूं, ब्रेक करता हूं, हीट करता हूं, जिसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। इस अमल को हम कहते हैं डीकंपोजिशन, जिसमें एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा अशिया में तब्दील हो जाता है। तीसरे स्टेप में मैं इसको रिवर्सिबल रिएक्शन की शक्ल में जाहिर करूंगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब ये ब्रेक होता है तो दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में, रिवर्सिबल रिएक्शन की हालत में इसको जाहिर किया गया है। इसके अंदर भी दो वही स्टेज आती है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है और रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ता, मतलब कि रुक जाता है, उस हालत को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो और रिएक्शन मजीद आगे चलता रहता है, लेकिन उसमें रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है, वो तब्दील नहीं होती, यानी कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हुआ है। और लेकिन सिमत यानी डायरेक्शन मुखालिफ होती है, उस वक्त हम कहते हैं ये रिएक्शन अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो ये दूसरी एग्जांपल है जो आपके सामने मैंने दी है इस केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक के हवाले से। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज के इस 10th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी 9वां चैप्टर
पहले 1 से 8 तक आप 9th में पढ़ चुके हैं। अब 9वें चैप्टर से ऑनवर्ड आप 10th में पढ़ेंगे। 1 से 8 तक 9th में और 9वें से ऑनवर्ड आगे जितने भी चैप्टर है वो सारे 10th की बुक में शामिल है। उम्मीद करूंगा कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका वीडियो वसूल नहीं हुई प्रैक्टिकल की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की, तो आप मेरे इस प्रैक्टिकल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लेफ्ट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, साथ बेल आइकन का, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी मेरी वीडियो अब आएगी नेक्स्ट लेक्चर की उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।